freedom struggle in India is a national struggle, is considered to be a national struggle because अब जब हम 1920 के बाद नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. बट अगर आप 1920 से 1820 में चले जाएंगे और 1720 में चले जाएंगे, 1620 में चले जाएंगे, 1520 में चले जाएंगे, तो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज एब्सोल्युटली एब्सेंट. और अगर आप पहले चले जाएंगे, अंधकार युग में चले जाएंगे, डार्क एज में चले जाएंगे, ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, यूरोप की डार्क एज में चले जाएंगे, तो क्या था ऐसा? जर्मन, फ्रांस, इंग्लिश, इंग्लैंड, ये जो देश, ये कोई देश नहीं थे. दे वर द ट्राइब्स. दे ग्रेजुअली डेवलप्ड एंड दे इंटीग्रेटेड. और एक समय के बाद आकर के वो जर्मन एज एन स्टेट, फ्रेंच एज एन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया. उससे पहले कोई एक यूनिवर्सल यूनिटी नहीं होती थी जिससे लोग आपस में जुड़ पाए, लोग आपस में यूनाइट हो पाए. बट एक कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ था वो था रिलीजन, क्रिश्चियनिटी. जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ इसलिए थे क्योंकि उनको इस्लाम का विरोध करना था. तो आइडेंटिटी वॉज क्रिश्चियनिटी. कोई देश नहीं था, कोई रोमन नहीं थे, कोई ग्रीस नहीं थे. और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि इस्लाम एज एन आइडेंटिटी इसलिए आइडेंटिटी थी क्योंकि उनको उनका विरोध करना था जो इस्लाम को नहीं मानते हैं. तो पीपल्स वर नॉट एसोसिएटेड, दे वर माइन्यूटली वेरी लेस एसोसिएटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन. रिलीजन के माध्यम से थोड़े से लोग जुड़े थे. बट प्रॉब्लम क्या थी? ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म था, ये लोगों की डेली डे टू डे लाइफ में नहीं था. ये कब आता था? जब कोई फेस्टिवल है, कोई तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, तब रिलीजन की बात आती थी, लोग इकट्ठे होते थे. बट डेली का जो उनका सिस्टम था, देयर वर नो रिलेशन ऑफ रिलीजन इनटू द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. तो जो कनेक्शन लोगों का एक दूसरे के साथ था वो एक यूनिक कनेक्शन था, द कनेक्शन ऑफ मैन विद अ मैन. वो कनेक्शन बहुत यूनिक कनेक्शन था जिसका मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं. वो कनेक्शन था फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ्स. और ये कनेक्शन किसकी वजह से था? फ्यूडल सिस्टम की वजह से था. फ्यूडल सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये आपको बताना इसलिए जरूरी है. आप सोसाइटी में जो रिच और पुअर का जो डिवाइड आज तक चला आ रहा है वो यहीं से निकल के आता है. तो मैंने बताया था कि जब पुराना रोमन साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य एक समय अपनी पीक पर था और पीक के बाद जब वो खत्म होने लगा रोमन साम्राज्य, सो देयर वाज अ केओस इन यूरोपियन सोसाइटी. राजा था नहीं, पोप नाम का था. स्पेशल एक पीरियड भी मैंने बताया था 1250 से लेकर के 1275 तक का. 13th सेंचुरी में पूरा केओस था यूरोप के अंदर. तो अब हो क्या रहा था कि जब कोई राजा नहीं है, जब कोई किंग नहीं है, जब कोई पुलिस नहीं है, जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो जिसमें ताकत थी उसने दूसरे को दबाना शुरू कर दिया. दो ताकतवर लोग मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया. 3 लोग मिल गए, ग्रुप बड़ा हो गया. और उन्होंने जो नीचे जो लोग हैं उनको दबाना शुरू कर दिया. और वो थोड़ा थोड़ा जब उन पे वेल्थ का एक्यूमुलेशन होने लगा, मसल पावर पे वेल्थ का एक्यूमुलेशन होने लगा, तो उन्होंने क्या कर दिए? उन्होंने अपने पैलेसेस बना लिए, कैसल्स बना लिए. गुंडा, मवाली, बदमाश, मसल पावर वाला आदमी अपनी ताकत से लोगों को दबा करके, उसको लूट करके, उसने छोटा सा अपना एक कैसल बना लिया, फोर्ट बना लिया और इसमें वो बैठ गया. अब ये जो इसके अंदर बैठा है लॉर्ड है. अब ये निकल रहे हैं बाहर अपने घोड़ों पे बैठ करके, अपने जो भी साधन उनके पास बैठ करके गैंग को लेकर के जा रहे हैं. और आप किसान हैं नीचे, आपको जाकर के मारते हैं, पीटते हैं और आपको लूट लेते हैं.
आप क्या कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपको जाकर के लूट लेते हैं। तो जब आप एक समय के बाद ऐसा होगा कि कोई राजा है नहीं जिससे आप शिकायत कर पाएं, कोई सिस्टम है नहीं जिससे आप शिकायत कर पाएं, तो आप क्या करेंगे, आप उसी गुंडे के साथ, उसी पावरफुल आदमी के साथ कोई एक समझौते पे आते हैं और कहते हैं कि माई बाप हमें क्या करना, हम आपके नीचे, हमें बताइए। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जो भी पैदावार कर रहे हो अपने खेत में, उसका एक एक्स हिस्सा जो है वो मेरे पास भेज दिया करना तुम, और उस हिस्से के एवज में हम तुमको लूटेंगे नहीं, और तुमको बल्कि कोई और लूटने आएगा तो उससे भी बचाएंगे। ठीक है। तो अब वो जो कैसल में बैठा हुआ जो महाराज हैं, जो लॉर्ड हैं, वो नीचे एक पीजेंट गरीब जो है, जिसपे और कोई सहारा नहीं, चारा नहीं, वो उनकी सर्फडम को एक्सेप्ट कर लेता है, उनकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या है सिस्टम, देखिए, ये जो ऊपर बैठा है लॉर्ड, इसी को हम कह रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड, सामंतवादी व्यवस्था आ रही धीरे धीरे। ठीक है। नीचे किसान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस लॉर्ड के और इसके बीच में अब होता क्या, ग्रेडेशन होता है, गुंडागर्दी का भी ग्रेडेशन होता है। एक एरिया में बड़ा बिग बॉस, फिर तमाम छोटे छोटे बॉस भी होते हैं। ठीक है। तो अब कुछ और आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे स्टेट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो उस पूरे एरिया में अपनी दादागिरी को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इनका बॉस, जैसे मान लीजिए ये कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, डी, ये इसी तरह एक से एक पावरफुल है। तो ये ई हो गया और ये हो गया एफ। एफ ने मेन लॉर्ड की सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा देखो बॉस ऐसा है, हम आपको प्रोड्यूस तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम कमा ही नहीं रहे हैं, हम कोई खेती तो कर नहीं रहे, बट वेन एवर यू लाइक, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो ये जो था, ये व्यक्ति इस राजा का, इस लॉर्ड का वसाल स्टेट बन गया, अधीनस्थ बन गया। इसको बोलते थे वसाल स्टेट। वसाल शब्द पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बात समझ आ गई। ये इसका वसाल बन गया, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, इस तरह की व्यवस्था चलती आई। ठीक है। तो मतलब सोसाइटी में जो सबसे पावरफुल था वो टॉप पर बैठ गया, उसके नीचे उसके डिफरेंट वसाल स्टेट्स बन गए। अब जरा कल्पना करिए कि इसको अगर किसी अपने पैरेलल किसी दूसरे स्टेट से कहीं लड़ना होगा, किसी ट्राइब से लड़ना होगा, तो इस पर कितनी सारी आर्मी इकट्ठी हो गई। डायरेक्ट इसको आर्मी को पे नहीं करना, बस इन लोगों ने इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रखा है ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। इस पूरी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। समझ में आ गई बात। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंजॉय कर रहा है अपना एक, ये सारे वसाल स्टेट्स अपना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, और इन पूरी व्यवस्था को, इन सबको चलाने के लिए काम कौन कर रहा है नीचे, सारा का सारा भार जो है सोसाइटी का, वो किस पर आ गया, इन पीजेंट्स के ऊपर आ गया। तो अब आपको देखने को मिलेगा पुराने जमाने में कि क्या हुआ साहब, ऊपर एक कैसल बना हुआ है, मान लीजिए ये कैसल है, किला है बड़ा लॉर्ड का, फ्यूडल लॉर्ड का, और इसके नीचे आप देखेंगे यहां पे पुराने कुछ एनसीईआरटी में तस्वीरें देखेंगे तो कुछ मड हाउसेस छोटे छोटे बने हुए हैं, कुछ टूटे फूटे हाउसेस बने हैं इस तरह के, और यहां पे वो लोग रह रहे हैं, बस्ती बनी है किले के बाहर। तो लॉर्ड के लिए तो दे आर इक्वल टू एनिमल्स, कैटल है उनके लिए, लॉर्ड के लिए ये कमा रहे हैं और इनको फीड कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये व्यवस्था तब तक चलती रहती है जब ऊपर आ जाता है किंग। अब सारे फ्यूडल लॉर्ड्स उनके ऊपर आ गए, उस एरिया का किंग बैठ गया आकर के। ठीक है। और किंग के ऊपर गॉड, भगवान, वो राजा जो है वो भगवान का व्यक्ति है। भगवान से कौन पंगा लेगा क्रिश्चियनिटी में। और इस बात को प्रमोट करने के लिए चर्च बनी हुई है।
चर्च का जो बॉस, सुपर रिलीजन के बॉस पोप, और पोप के नीचे उनके प्रीस्ट, पादरी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये राजा जो है ये भगवान का व्यक्ति है, इसकी आवाज भगवान की आवाज है, ही इज अ डिवाइन पावर। और चर्च की व्यवस्था जो है, चर्च इज लाइक, मतलब चर्च नहीं, सारी आइडियोलॉजी चर्च से ही चलती थी। और ऐसा तक यूरोप में देखने को मिलेगा कि जो बिशप वगैरह थे, जो प्रीस्ट थे, ये खुद भी लैंडलॉर्ड बन गए हैं, खुद भी फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए हैं। तो ये जो वसाल स्टेट थे, या एक टर्म आप पढ़ते हैं नोबल्स। नोबल कौन थे? नोबल ये वही वसाल स्टेट थे, वही लोग थे जो लैंड के ओनर्स हो गए थे, जिनके पास पीस ऑफ लैंड था, वो नोबल्स कहलाते थे। ठीक है, तो किंग के फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड के वसाल स्टेट्स, तो किंग का नोबल जो है फ्यूडल हो गया, फ्यूडल के लोअर उसका वसाल स्टेट हो गया। इस तरह की व्यवस्था चलती चली आ रही है। अब इस पूरी व्यवस्था में आप देखिए, सोर्स ऑफ वेल्थ वॉज एन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का उन पर इतना ही छोड़ते थे पीजेंट्स पे कि जितने से वो जिंदा रह सकें, और आदमी डर की वजह से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब जरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जरा कल्पना करिए कि किस तरह की व्यवस्था फ्यूडल लॉर्ड्स की सिस्टम की रही होगी यूरोप में। अभी यूरोप में रेनेसा नहीं हुआ है, कोई पुनर्जागरण नहीं हुआ है।